हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा नहीं था, हम लोग अब क्या पढ़ा था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। चार्ज किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ा बेसिक आइडिया सारा बताया था। तो पिछले क्लास में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो मोटा मोटी बात पढ़ा था, हल्का सा उसको रिवाइंड करते हैं कि रबिंग से हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। रबिंग से, फ्रिक्शन से किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। चार्ज क्या तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब किसी भी चीज को किसी चीज पे अगर हम रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है। उसमें होता है क्या चार्ज में, हम बताया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। या कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है या कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके बाद चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव होता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चार्ज उसके बाद क्या आता है, नेगेटिव होता है। ये बताया था ना, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है उसका मतलब क्या, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। नेगेटिव बढ़ने का मतलब क्या, चार्ज का उसका हो गया नेगेटिव हो गया। और कोई अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो चार्ज पॉजिटिव। क्यों चार्ज पॉजिटिव आया, हम बताया था कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो उसके ऊपर कौन हावी हो गया, पॉजिटिव चार्ज हावी हो गया। इसीलिए इसका रिजल्ट क्या दिखता है, पॉजिटिव चार्ज के तौर पर दिखता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब किसी दो बॉडी को रब करेंगे तो दोनों बॉडी चार्ज होगा, उसमें कोई एक नेगेटिव चार्ज है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पिछले क्लास में आप लोगों को हम लिखाया था कि किसमें नेगेटिव चार्ज है, किसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताया था, आप लोग किए होंगे, जो घर में देखे होंगे। तो किया था कोई बाल वाला किया था, कंघी वाला अगर चपका था, लकड़ी में छोटा लकड़ी में जो है ना। तो किसको किससे रब करेंगे, हमें एक लिस्ट लिखाया था। और एक कन्वेंशनल रूल था कि ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क से तो चार्ज क्या पैदा होगा, पॉजिटिव होगा। किसके ऊपर, ग्लास के ऊपर। और एबोनाइट को रब करेंगे फर्श के साथ तो उसके ऊपर चार्ज क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। इसको क्या माना गया, इसको बेस माना गया। किसी भी चार्ज को अगर पता करना है, जैसे यहाँ पर कुछ लिस्ट का नाम आपका लिखा है कि किसको किसे रब करेंगे, तो बताया था कि जो ऊपर लिखा है लिस्ट में उसका चार्ज पॉजिटिव उसके ऊपर आएगा, जो बाद में उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कुछ नाम लिखा हुआ, अगर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है तो कैसे मालूम करेंगे, तो बताया था कि उसके लिए किसको अप्लाई करेंगे, ग्लास रॉड वाला और एबोनाइट का रॉड वाला सूर्य इस्तेमाल करेंगे। कैसे बताया था, उससे पहले बताया था इलेक्ट्रिक इंडक्शन बताया था। इलेक्ट्रिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक पेन है, इसमें भी इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी इक्वल अमाउंट में है, तो अभी इसीलिए इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है। लेकिन जब इसको रब करेंगे, मान लीजिए ग्लास रॉड है, ये तो एल्युमिनियम का है, लेकिन मान लीजिए ग्लास रॉड है, तो जब इसको हम रब करेंगे सिल्क के साथ, घसेंगे इसको, तो इसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। डेवलप होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक तरफ होगी और नेगेटिव एक तरफ होगी। या मान लीजिए पॉजिटिव डेवलप हो भी किया, तो जब इसको किसी कंघी वाले जो मिसाल बताया था कि कैसे कंघी चिपकता है, तो बताया था कि अगर मान लो इसके सामने में अगर पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया, तो अगर इसको मान लो कागज के टुकड़े के पास अगर लेके जाएंगे, तो कागज के टुकड़े में भी क्या था, इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी था, पॉजिटिव चार्ज भी था। लेकिन जिसके सामने रहने से क्या हुआ कि उस पर चार्ज का डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर बता रहा हूँ चीज वो बता दिया, जाके वीडियो से देख सकते हो उसको। तो और एक बात क्या बताया था कि जो सेम चार्ज रहता है उसमें रिपल्शन होगा, और अपोजिट चार्ज रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस से खींचता है, माइनस प्लस से खींचता है, लेकिन प्लस प्लस रहेगा तो धक्का देगा, रिपेल करेगा। और अगर माइनस माइनस रहेगा तो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। प्लस प्लस रहेगा तो भी रिपेल करेगा। और सेम चार्ज देगा, धक्का देगा, रिपल्शन होगा। बताया था ये बात। तो ये चीज कैसे हुआ था, फिर लेकिन थोड़ा और बोल देते हैं कि जैसे मान लिया अगर बाद में कंघी को अगर आप रब कर रहे हैं,
कंघी मान लीजिए किस तरह किसका बना है, मान लीजिए एवोनाइट का बना हुआ है, और बाल आपका जो भी है जिस तरह का बाल भी है, मान लीजिए आप कंघी को रब किए तो कंघी में आपका चार्ज का डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब उस कंघी को अगर आप कागज के पेपर के पास लेकर गए तो कागज का जो टुकड़ा था उससे प्लस माइनस सब चार्ज था उसमें ना, सब चार्ज ऐसे फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही कंघी को इसके पास लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, अगर कंघी के सामने कौन चार्ज आया था, नेगेटिव आया था, मिसाल के तौर पर कंघी के सामने कौन चार्ज है, अगर हम कंघी रफली नहीं बनाएंगे, मान लें कंघी वाले कंघी इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें होगा क्या, जब ये सामने आएगा तो क्या करेगा, इसका जो नेगेटिव को धक्का दे देगा और प्लस क्या सामने चलाएगा। जैसे कंघी सामने चलाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ सब प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया। तो ये जब हम कंघी को सामने लेके नहीं गए थे तो कागज का पेपर कैसा था, ऐसा था। लेकिन जैसे पेपर का सामने लेके आए तो कैसा हो गया, तो ये चार्ज बॉडी पे चार्ज का कंघी को यहाँ पर लाने से ऐसा हुआ। तो ये ऐसा हो रहा है, इसको क्या बताया था, उसको बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बताया था ना, इसको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसमें हुआ क्या, इसके सामने नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव को धक्का दे दिया, साइड में चला गया, सामने क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, क्या होगा इसमें अट्रैक्शन होगा, इससे चिपक जाता है। बात समझ में आ रही है, ये बताया था। तो अभी आपको मोटा मोटी बात यहाँ पर ये रखना है कि चार्ज दो तरह का, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपको जान के रखना है कि चार्ज कैसे किसी में ट्रांसफर होता है। उसके अलावा अब इस आगे चलते हैं, लेकर पूरा पढ़ाएंगे लेकिन बहुत देर होगा, आगे भी खत्म नहीं आएंगे। चलिए, तो हम अब आगे चलते हैं। लेकर बाद तो दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों चार्ज कहीं पर अगर यहाँ पर है तो क्या करता है, दूसरे को बोलो अट्रैक्ट करता हो, खींचता होगा। ये खींचना आप इसको देख सकते हैं, तो रस्सी से खींचता होगा, डंडा से खींचता होगा, नहीं, ये आपको खिंचा हो रहा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे। मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है जो हम देख नहीं पा रहे। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। या मान लीजिए दोनों अगर सेम चार्ज है, दोनों ही प्लस प्लस दोनों ही माइनस माइनस, तो क्या होगा, धक्का देगा। और दोनों ही हालत में क्या होगा, उन दोनों के दरमियान में फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। तो वो जो फोर्स डेवलप होगा, तो सर ज्ञान सुनना, पॉज करो सर। तो चार्ज अगर तो पॉजिटिव है, या दोनों सेम चार्ज अगर है, या दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो दो ही अच्छा काम हो सकते हैं। तो अट्रैक्ट करेगा तो फिर वो रिपल्शन करेगा। इसको थोड़ा समझने से पहले थोड़ा चलता है मैग्नेट के बारे में। अगर आप मैग्नेट अगर आप देखें, और मैग्नेट कभी अगर हाथ में उसको हैंडल कभी किए हैं, तो आप देखिएगा कि मैग्नेट को अगर आप रखिएगा बीच में, ये दो मैग्नेट हाथ पकड़िएगा रखिएगा बीच में, तो आपको एक खिंचाव, एक फोर्स महसूस होगा। और उस फोर्स से खूबी क्या होता है, जितना मैग्नेट क्लोज रहेंगे वो फोर्स उतना ज़्यादा होगा, दूर जाएंगे तो फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। अच्छा, वो फोर्स दो तरह का हो सकता है, या तो वो खींच सकता है या तो खींच नहीं भी सकता है। अगर वो खींच रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ले करीब आ रहे हैं। अगर वो रिपल्शन हो रहा है तो मतलब साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल है। लेकिन दोनों हालत में क्या है, क्या फोर्स महसूस करेंगे। फोर्स कैसा महसूस होगा, जितना करीब मैग्नेट के जाएंगे फोर्स ज़्यादा महसूस होगा, और दूर जाएंगे तो फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। तो अगर आप ये ऐसा महसूस किए होंगे तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी आसानी से कि अगर एक मैग्नेट रखा हुआ है तो उसके अपने आसपास एक खिंचाव का एक फील्ड होता है, एक खिंचाव एक असर होता है। यहाँ पे रखेंगे खींचेगा, यहाँ पे रखेंगे खींचेगा, यहाँ पे रखेंगे खींचेगा, यहाँ पे रखेंगे खींचेगा, यहाँ पे रखेंगे खींचेगा। करीब रहेंगे तो वो ज़्यादा खींचेगा, दूर रहेंगे तो कम खींचेगा। लेकिन इस जो जहाँ तक इसे खींचने का शक्ति है, उसको इस फील्ड के भाषा में, मैग्नेट के भाषा में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वैसे हम लोग यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेट पहले मैग्नेट समझ लीजिए आप। तो क्या होगा, उसका एक फील्ड होगा। फील्ड मतलब मैदान नहीं, मतलब उसका एक जहाँ तक उसका असर है, मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलेंगे। अच्छा, एक मैग्नेट अगर मान लीजिए मेरा अगर ये मैग्नेट है, अरे कंघी था मैग्नेट है, ये कंघी है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होगा, अंदाजा बताइए आप तक। वहां तक होगा, कहाँ तक होगा। एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट का जो फील्ड होता है,
फील्ड होता है उसका एक्सटेंशन अप टू इंफिनिटी होता है। मतलब उसका असर आप नाप नहीं सकते कहाँ तक है। वो अलग बात है कि उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, लेकिन उसका असर अप टू इंफिनिटी है। इसका असर यहाँ से लेकर खिदिरपुर तक भी होगा। इसका असर यहाँ से लेकर के खिदिरपुर तक या अमेरिका तक इसका असर होगा इस मैग्नेट का। लेकिन क्या इस मैग्नेटिक फील्ड का असर बहुत फीबल होगा, बहुत कमजोर होगा, बहुत नाजुक होगा, उतना हम लोग डेली लाइफ में समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसका फील्ड इसीलिए बोला था मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसका जो एक्सटेंशन है कोई लिमिट उसका नहीं, वो लिमिटलेस। ऐसा नहीं कि यहाँ के बाद से खत्म हो जाए, नहीं। जैसे मिसाल के मान लीजिए अगर आप यहाँ पर एक मैग्नेट रखें, आप एक लोहे का कील ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, खींचेगा खींचे पूरा सा महसूस कीजिएगा। लेकिन अगर एक मिलता है मैग्नेटिक नीडल, कभी देखें उसको आप लोग, एक मैग्नेटिक नीडल होता है, इस तरह का बॉक्स होता है, उसमें कांच होता है, उसके अंदर ऐसा एक घड़ी लगा होता है, देखिए चाबी के रिंग वगैरह में रहता है। यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ बना हुआ रहता है, यहाँ पर ईस्ट यहाँ ईस्ट बना हुआ रहता है, घड़ी की तरह, कंपास की तरह रहता है। ठीक है, देखिए ये तो बहुत हल्का हल्का एकदम हल्का सा ये दाएं बाएं घूमते रहता है। अगर कभी मार्केट में मिलता है, ये बहुत दुकानों में मिल जाएगा, चाबी के रिंग वगैरह मिलता है। इसको बोलता है मैग्नेटिक नीडल। जब भी इसको आप ऐसी लेके नॉर्मल अगर रखिएगा ना, तो ये आपको नॉर्थ और साउथ पोल बताएगा। नॉर्थ पोल का है, साउथ पोल का वो बताएगा। हम लोग का अर्थ क्या है, एक मैग्नेट है, इसका मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो फिर डिटेल में नहीं आएगा, करंट खत्म हो जाएगा, करंट पढ़ाई नहीं होगा। तो अर्थ भी एक ह्यूज मैग्नेट है। अब कितना बड़ा मैग्नेट सोचो, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम सुई महसूस करता है। इसीलिए इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाता है। तो जितना भी घुमाओगे घूम के वहीं चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस मैग्नेटिक नीडल को लेकर अगर आप चुम्बक का हाथ पर अगर रखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि वहां तक भी अगर जाएगा तो वहां भी उसका असर दिखाई देगा, उसको महसूस कर लेगा। हल्का सा फील्ड रहेगा, वो उसको महसूस कर लेगा। हम बताने जा रहे हैं मोटा मोटी बात कि मैग्नेटिक फील्ड का जो असर है वो इसका एक्सटेंशन अप टू इंफिनिटी है। उस फील्ड में अगर किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखें या मैग्नेट को रखेंगे तो वो क्या करेगा, एक खिंचाव महसूस करेगा। अगर वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो, और अगर वो मैग्नेटिक खुद है तो खिंचाव भी महसूस कर सकता है या फिर धक्का ही महसूस कर सकता है। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ आई? ठीक है। हाँ, दूर जाएंगे उसका इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। एक बात हो गई। दूसरी बात और समझ लो, एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो, इसी से लाकर के जोड़ेंगे उसको हम, कि किसी मैग्नेट का पहचान क्या है। हर वो चीज जो खींच ले वो मैग्नेट है, हर वो चीज जो चिपक जाए वो मैग्नेट, चिपका ले किसी लोहे की चीज को मैग्नेट है। मैग्नेट का असल पहचान है रिपल्शन। मैग्नेट का असल पहचान है रिपल्शन। अगर कोई चीज किसी को रिपेल कर रहा है, कोई सब्सटेंस देख रहे हैं, तो वो मैग्नेट हो सकता है। अगर वो खींच रहा है तो मैग्नेट नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बचपन में बहुत खेले हैं, आप लोग भी खेले होंगे। एक चुम्बक लिए, एक लोहे का कील ले लिए, यहाँ लटका है, चिपका के एक लोहे के यहाँ चिपका दिया, एक यहाँ चिपका दिया, एक यहाँ चिपका दिया। अब जो लास्ट में कील चिपका है, जिसकी कील चिपका वो तो मैग्नेट तो नहीं है, मैग्नेट है वो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर चिपकाना ही मैग्नेट, अगर मैग्नेट होने का असल खूबी है तो वो कील मैग्नेट हो जाता। वो कील मैग्नेट तो ये वाला है, जो कील एक के बाद जो कील आप अटैच किए हैं, तो जो आखिरी दो कील होगा दोनों का मैग्नेट नहीं है। दोनों क्या, दोनों मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो चिपकाना मैग्नेट का असल खूबी नहीं है। अगर धक्का दे रहा है तो वो असल में मैग्नेट है। इसको बोलते हैं रिपल्शन, जो है वो असल टेस्ट है किसका, मैग्नेटाइजेशन का। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी क्या होगा, जो रिपल्शन होगा वो असल टेस्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असल टेस्ट है। बात समझ में आ रही है? रिपल्शन जो असल टेस्ट है, चिपकाना अट्रैक्ट करना असल टेस्ट नहीं। इस बात का शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, चलिए हम बात कर आगे चलते हैं। तो हम बता रहे दो चार्ज है, दो चार्ज अगर सेम चार्ज हो या अपोजिट चार्ज हो तो वो दोनों एक फोर्स महसूस करता होगा। अभी चल हटा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज ला कर रखा, मेरे हाथ में एक चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए मेरा हाथ लकड़ी का बना हुआ है और इसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका अपने आस पास दूर तक फील्ड होगा, जैसा चुम्बक का था, तो इसका अपना एक फील्ड होगा। इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको ये खींच ले। हाँ समझ में आ रही है? या कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको ये धक्का देगा।
ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए पॉजिटिव है या मान लीजिए नेगेटिव है, अगर दोनों एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करेगा तो उस फोर्स का कैलकुलेशन क्या होगा, कैसे उस फोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा, या दोनों अगर सेम चार्ज है तो रिपल्शन करेगा तो फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इस बात को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था क्यूलम ने इस लॉ को सबसे पहले स्टेट किया था, बयान किया था, जिसको बाद में हम लोग जानते हैं क्यूलम्स लॉ के नाम से, कि दो चार्ज अगर होगा तो कैसा फोर्स महसूस करेगा। ठीक, अच्छा इसको एक बात और बोलते हुए चले, अभी जो मिसाल आपको दे रहे थे हम कि ये मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज अगर सामने से यहाँ अगर उसको दिखा, क्या करेगा ये, उसको ये खींच लेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज और कोई भी चीज सब्सटेंस आया है उसके अंदर चार्ज का जो मिकदार इससे ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, इसको फिर वो खींच लेगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, तो आइए पहले हम आज पढ़ते हैं पहले क्यूलम्स लॉ। क्यूलम्स ने बताया एक फॉर्मूले की मदद से कि अगर दो चार्ज अगर रखा हुआ है आसपास, दोनों डिस्टेंस है, तो कितना फोर्स महसूस करता है, और वो फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने पढ़े हैं क्या, क्यूलम्स लॉ। क्यूलम्स लॉ, मान लीजिए कोई एक चार्ज है यहाँ पर, हम प्लस वाला भी नहीं बोल रहे, मान लीजिए चार्ज है Q1 और एक चार्ज यहाँ पर, आमतौर पर चार्ज को Q से जाहिर किया जाता है, कभी कभी कैपिटल के से करते हैं, कभी कभी स्मॉल Q से करते हैं, लेकिन चार्ज को इंडिकेट करते हैं जिससे Q। ऐसा नहीं कि हम उठा Q मान लिया चार्ज, कैसा नहीं, चार्ज को आप कोई बुक खोलिएगा चार्ज Q से माना गया है। तो एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और एक चार्ज आपका इस तरह रखा हुआ है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में एक दूरी है, ये चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर। तो ये चार्ज क्या होगा, ये चार्ज, ये लाइन हम जो बना रहे हैं, ये लाइन असल है नहीं, तो कौन सा लाइन बनाएंगे हम, इमेजिनरी लाइन, जिसका वजूद नहीं है, आप तो देख नहीं पाएंगे लाइन ना। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, हमारी डिस्टेंस कितना है, d है। ठीक है, अब अगर ये दोनों सेम चार्ज होगा तो धक्का लगता होगा, और कोई चार्ज होगा तो एट्रैक्शन होता होगा, और अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो ये इसको खींचने की कोशिश करता होगा, और अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो इसको खींचने की कोशिश करता होगा ये। अच्छा, अगर ये चार्ज ज्यादा होगा और ये चार्ज का अगर मिकदार कम होगा, क्वांटिटी का कम होगा, तो ये तो खींच लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खींचने की कोशिश नहीं करता होगा, ये भी तो खींचने की कोशिश, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जीतेगा कौन, जिसके पास चार्ज ज्यादा है। तो इन लोग जो दोनों चार्ज जो किसी को जो फोर्स फील करेगा, तो उस फोर्स को इंडिकेट किया गया है किससे, एफ से। ठीक है, अच्छा हम लोग वेरिएशन पढ़े, वेरिएशन पढ़े ना, अभी आपको समझ में आएगा आसानी से। अब बताइए कि हम मिसाल दे रहे हैं, मान लीजिए एक तरफ रखा हुआ 100 यूनिट चार्ज रखा हुआ, कितना रखा हुआ 100 यूनिट चार्ज, और इस तरफ मान लीजिए रखा हुआ है 80 यूनिट चार्ज। ठीक है, दोनों के बीच में एक फोर्स होगा। ठीक है, एक मिसाल और लेते हैं, चलिए मान लीजिए एक जगह रखा हुआ 100 यूनिट चार्ज और एक जगह रखा हुआ 50 यूनिट चार्ज, वहां भी फोर्स दोनों के बीच में होगा, ज्यादा फोर्स कहाँ पर होगा, है जी 100 में तो होगा, ज्यादा फोर्स किन दोनों के दरमियान में होगा, 100 और 50 वाले में। आज समझ में आ रही है, मतलब कि जितना चार्ज कम बेसी रहेगा उतना दूसरे के ऊपर ताकत लगाएगा, ऐसी ना होता है नॉर्मल। चलिए, तो अभी हम लोग को करना क्या है, यहाँ क्यूलम जो है, जो पहला लॉ दिया, पहले लॉ में उसने क्या बताया, पहले लॉ में उसने बताया कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा, वो फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। when B is fixed, मतलब कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा फोर्स डेवलप होगा कि नहीं, ज्यादा चार्ज रहेगा ज्यादा फोर्स डेवलप होगा। तो दोनों चार्ज का जो हासिल जरूरत होगा वो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कौन सा फोर्स है, ये दोनों चार्ज के बीच का फोर्स है। इस फोर्स को हम लोग इस भाषा में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ठीक है। और ये फोर्स और की चीज पे डिपेंड करता है, ये फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कि दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगा? अब बोलिए क्या होगा, जितना दूरी बढ़ेगा फोर्स कम होगा ना ज्यादा होगा? कम होगा ना, इसलिए क्या होना चाहिए था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/d², डिस्टेंस के स्क्वायर। यहां पर क्या बोलेंगे? व्हेन चार्जेस Q1 Q2 आर, ये समझ में आ रहा है आपको वेरिएशन की भाषा में? तो अब क्या करेंगे, बोलो दोनों को मिला लेंगे ना, तो क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2 d²। याद आ नहीं बड़ा कहाँ किया हम लोग पढ़ा किया है वेरिएशन में, बैटरी के तो शुरू भी हुआ है, बैटरी के दोनों बात समझ में आता होगा, ये भी समझ में आया कुछ दिन के बाद। तो दोनों को कंबाइन कर दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्हेन बोथ वेरी, लिखते रहे लेकिन जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? कूलम्ब्स लॉ पहले क्या बोला कि दोनों चार्ज का जो फोर्स दोनों के बीच में डेवलप होगा वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायगोनली प्रोपोर्शनल होगा। फिर एक बात, दूसरी बात क्या बोला कि दोनों चार्ज के डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? पहला काम करते हैं क्या, इसको हटाते हैं ना, इसको लाके कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट के लगाते हैं ना। जहां पर के बारे में क्या बोलते हैं? वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहां लिखते हैं वेयर के इज कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर जो हम लोग कांस्टेंट का तो के मानते हैं ना, कहीं वो आर भी माना है, अलग जगह में अलग माना हम लोग ना, लेकिन इस चैप्टर में कांस्टेंट के ही माना गया, इसलिए हम के लिखा। ठीक है, ये कांस्टेंट के लगाया है तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोला? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। लेकिन इस कांस्टेंट का यहाँ पर एक अलग नाम है। इस तरह में देखो, वहां पर म्यू लिखा था, कहाँ पर? लाइट चैप्टर में, उसका नाम था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। वैसे यहाँ पर इस के का अपना एक नाम है, तो के का अपना एक नाम क्या है? इसके का नाम है, इसके को बोलते हैं, इसके का नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ये नाम है। उसके अलावा इसका नाम है, एक और नाम है डायरेक्टिव कांस्टेंट। डायरेक्टिव कांस्टेंट, और जिससे का नाम है और करके एक और भी नाम है परमिटिविटी। इसका 3 नाम है। क्या नाम है? स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, डायरेक्टिव कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम क्या है? परमिटिविटी। ये जो के का जो वैल्यू है, ये के का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? एग्जाम में सवाल पूछता है। तो के का वैल्यू डिपेंड करता है किसके ऊपर? इस के का वैल्यू का डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम एंड यूनिट यूज्ड। मतलब ये के का जो वैल्यू है, के का वैल्यू डिपेंड किस पे करता है? ये चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है, एयर मीडियम में रखा हुआ है, या बहुत फ्रिक्शन वाले मीडियम में रखा हुआ है, बालू के ऊपर रखा हुआ है। ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है ये डिपेंड करता है उसके नेचर पे। और ये जो यूनिट यूज करेंगे हम लोग, वो किस सिस्टम यूज करेंगे? सीजी सिस्टम यूज करेंगे, एसआई सिस्टम यूज करेंगे। इनका 3 सिस्टम होता है, एपीएससी, जीएस, एसआई। तो किस सिस्टम यूज करेंगे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके अलावा फिर पूरा लिखा दे इसके बारे में, एक ही बार लिखेगा। फिर आपसे एग्जाम में के का वैल्यू पूछता है, तो के का वैल्यू आपका है इक्वल टू 1 किसमें? इन
CGS सिस्टम में। फिर K का वैल्यू आपका है 1/4 पाई। यहाँ ये लिख रहे हैं, ये ऐसा E लिखा जाता है, यहाँ पर 0 दे रहे हैं, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन। आपको निकालने नहीं बोलने का, आप ऐसा C बना के बीच में काट दीजिएगा। इसका वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁻। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछता है इसका। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर C स्क्वायर। यहाँ C क्या चीज़ है, C बता देंगे क्या चीज़ है, पहले आप लिख लीजिए, सब बता ही देते हैं। मतलब क्या लिखा अभी बोलो ना, यहाँ पर ये जो K डिपेंड किस पे करता है, मीडियम पे, और किस सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो C का वैल्यू कितना है, 1 है। और M ये यूनिट लिखा है, किस पे लिखा हम, ये MKS में, MKS या फिर SI सिस्टम में। तो उसका यूनिट क्या है 1, उसका वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एक 0 लिखा हुआ, सब आपको दरकार समझने का नहीं, सिर्फ याद कर लीजिए। वैल्यू कितना उसका 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर। N मतलब न्यूटन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये C क्या चीज है, C असल में C को बोलते हैं क्यूलम। C है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्यूलम, है ना, C क्यूलम। ये क्यूलम क्या चीज है, उसको भी साइड में बोल देंगे हम। क्यूलम क्या चीज है, क्यूलम जो है यूनिट ऑफ चार्ज है इन SI सिस्टम। SI बोले या फिर M को भी लिख दे रहे हैं, बाद में बोल रहे हैं। तो ये C लिखा हुआ है, C क्या चीज है, ये C असल में इंडिकेट कर रहा है क्यूलम को। क्यूलम क्या चीज है, चार्ज का यूनिट, सबका यूनिट होता है ना, स्पीड का यूनिट होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है, वेट का यूनिट होता है। उस तरह से हम क्या चार्ज का भी यूनिट है, क्या चार्ज का यूनिट, क्यूलम है। इसमें SI या MKS सिस्टम में, तो वही वाला C को ये वाला C इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ तक के बाद से क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट है, तो बहुत एक लंबा फील्ड है, लेकिन आपको इससे जाने का दरकार नहीं है, यहाँ पर खत्म हो गया। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि चार्ज एट रेस्ट, कोई चार्ज जो मूव नहीं करेगा, चार्ज कहाँ पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। वो जो मिसाल में दे रहे थे, कंघी में बाल रगड़ रहे हैं, कागज के पास ले जा रहे हैं, तो चार्ज यहाँ से वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा था, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रहा था। कंघी को सामने लेके, पेपर सामने ले गए, वो चार्ज को पोलराइज कर दिया, प्लस सामने गया, माइनस पीछे चला गया, फिर वो अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा नहीं हुआ था कि इसमें से ट्रांसफर होकर चार्ज उसमें चला गया। या अगर मान लो किसी के रॉड को अगर रगड़ रहे हैं सिल्क में, तो चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा, सीम हो रहा है पोलराइजेशन अंदर ही में, चार्ज के यहाँ से उठ के भी एक जगह से उठ के जा नहीं रहा, तभी इसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज एट रेस्ट, शुरू में बोला था पहले क्लास में जो पढ़ रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज जो रेस्ट में रहे। जब इस चार्ज को हम लोग तार की मदद जोड़ देंगे तो फिर चार्ज बहना, कभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, क्या पढ़ रहे, चार्ज एट रेस्ट पे पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई, इसको तार लीजिए, इसका ये खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, करंट खत्म हो गया, तार लीजिए इसको डालना, पॉज कर दीजिए सर। जाते हैं प्लस कहाँ से आया, तो न्यूक्लियस पर में रहता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन, तो ये बाहर नहीं आता, चालू कर दीजिए। समझ गए। जैसे आपको वो वाला बात समझाया था ना, थोड़ा बोल देते उसको, इसको मिटा दें। यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हम बता रहे थे आपको कि कोई अगर चार्ज, कोई अगर बॉडी का इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर देगा, तो चार्ज के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या कि ऐसे आपको नक्शा लग रहा है, सब मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, सब प्लस प्लस है, न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8, मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है बराबर, 6 2 8 और 10, तो अंदर में कितना न्यूक्लियस होगा, कितना प्रोटॉन अंदर में होगा, 10 ही होगा। अब किसी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ चला गया, जम करके मान लो ये एलिमेंट ए था, एलिमेंट ए था, पहले ए था, जब 2 था तो पहले ये ए था। अब क्या हुआ, इसका 2 इलेक्ट्रॉन जम करके रब करने की वजह से यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो इसके बाद चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव जाके पल्ला भारी हो गया, जब पल्ला भारी हो गया तो मतलब हावी कौन रहेगा, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन निकल के 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब नहीं कि प्रोटॉन उठ के यहाँ चला आया, मतलब उस प्रोटॉन का क्वांटिटी ज्यादा हो गया। हम क्या बोला जाता है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का ताकत को मार देता है।
आपका 2 इलेक्ट्रॉन तो भाग गया, तो 2 प्रोटॉन तो बोलेगा ना हम हैं, बाकी जो बचा हुआ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लड़के मर गया, ये बाकी जो तो बोलेगा हम है ना, इसका मतलब नहीं कि प्रोटॉन बाहर आ गया। हाँ समझ में आ रही है बेटा इसको। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट शुरू करने से पहले कुछ छोटा छोटा टर्म है, उसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। अच्छा, चार्ज मतलब क्या समझेंगे? चार्ज मतलब प्लस या माइनस। देखिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हम लोग को छोटा छोटा टर्म जान के रखना होगा। वो टर्म कौन कौन सा है पहले उसको हम बताएं आपको। पहले टर्म है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरी चीज जानना जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कभी कभी शॉर्ट में उसको पोटेंशियल ही बोलते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वो करंट जो अब बहेगा। पहले क्या पढ़े थे लोग? 2 बॉडी चार्ज है तो अपने आप में चार्ज है, इसी को उससे कुछ मतलब 2 से करीब जाएगा तो उसमें क्या होगा? इंडक्शन फील होगा, फिर अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर सकता है। लेकिन 2 साइड अगर दोनों जगह रेस्ट में अगर हम स्विच तार से जोड़ दे, तार को हम लोग करंट की भाषा में क्या बोलते हैं? करंट की भाषा में बोलेंगे कंडक्टर बोलेंगे। इसलिए बार बार तार नहीं बोलेंगे, बोलने में खराब लगता है। तार मतलब खद भी होता है, ठीक है। तो कंडक्टर का मतलब क्या हो रहा है कि जिससे बिजली गुजर सके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी गुजर सके। तार नहीं बोलेंगे, वायर नहीं बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। तो जब किसी 2 तरह का चार्ज को अगर कंडक्टर से हम जोड़ दें तो फिर चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, चार्ज बहना शुरू करेगा। तो क्या कहलाएगा? वो इलेक्ट्रिक करंट। तो जोड़ेंगे तो क्या था? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए यहाँ पर, देखिए इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जितना ही बहने वाला चीज है, जितना भी बहने वाला चीज, जितना ही बहने वाला चीज है, उसमें एक तरह का खास तरह का सिमिलरिटी पाया जाता है। चाहे वो पानी बहने का पानी बहना हो, हवा का बहना हो, या किसी भी चीज का बहना हो, बहने में हमेशा एक खास तरह का सिमिलरिटी पाया जाता है। वो क्या? कि हर चीज का बहना हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होता है। हर किस्म का फ्लो होना, जो फ्लो होना होता है हमेशा वो ज्यादा से कम की तरफ होता है। मिसाल के तौर पर आप पानी के एग्जाम्पल ले सकते हैं। पानी के एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक टैंक बनाया। दोनों बराबर बनने की कोशिश करेंगे, बराबर नहीं बनेगा, बराबर मान लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए, और दोनों मान लीजिए एक साइज का ड्रम है, और इस ड्रम में यहाँ पर पानी है।